हेलो दोस्तों, मैं कदीर। अब हम क्लास 10th में जो हमने साइंस में धातु एवं धातुकर्म जो चैप्टर चालू किया था उसके कुछ पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में हमने बताया था। अब क्या करेंगे हम क्या कर रहे हैं, धातु कर्म के बारे में जानेंगे। उस दिन हमने कहा था कि धातु बताएंगे बेटा, उसके बाद ही धातु कर्म बताएंगे। अब आ जाते हैं धातु कर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, अयस्क से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म, अयस्क से धातु कैसे प्राप्त किया जाता है? पहला, अयस्कों का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। दूसरा, अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है। तीसरा, उसके बाद शुद्धिकरण किया जाता है। ये तीन विधियां होती हैं। तो पहला था हमारा सांद्रण। तो हम सांद्रण की तरफ चलेंगे। अयस्क का सांद्रण कैसा होता है? तो अयस्क का जो सांद्रण है वह निम्नलिखित विधि से होता है। एक होता है पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत क्या होता है? इसमें मुख्यतः कार्बोनेट एवं ऑक्साइड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, यही सब बातें हैं। इसमें क्या किया जाता है? अयस्क को पीसकर एक टब में रख लिया जाता है और दूसरी ओर से नल से बहुत तीव्र गति से क्या किया जाता है? पानी को प्रवाहित किया जाता है बच्चों। क्योंकि अयस्क क्या होती है, अब यहाँ पर खलबलाएगा और अयस्क जो क्योंकि महीन बारीक पिसाया है, तो जो उसमें अघात्री या गंदगी या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उसे अघात्री या गेंग कहते हैं। ये गेंग क्या होते हैं? पानी के साथ, ओवरफ्लो के साथ ये बहकर धुलकर बाहर आ जाते हैं। और जो अयस्क होता है ना, वह क्या होता है? उसके कण भारी होने के कारण वह तली में ही क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा अयस्कों का शोधन हो जाता है। फिर से बताएंगे। इसमें एक पात्र में क्या किया जाता है? अयस्क को पीस लिया जाता है और दूसरी ओर से नल से पानी की धारा से प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है? जो अधिक घनत्व के जो कण होते हैं वो भारी होने के कारण नीचे तली में बैठ जाते हैं और अशुद्धियां या अघात्री हल्की होती है, इसलिए वह बाहर निकल जाते हैं। इस विधि में मुख्यतः कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड के अयस्कों का शोधन किया जाता है। कभी कभी पूछता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो बताना कार्बोनेट और ऑक्साइड के अयस्क के द्वारा। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत क्या होता है? हम इसमें मुख्यतः जब टीन को हमको क्या करना रहता है, जब इस विधि का उपयोग मेन टीन के अयस्क को शोधन करने के लिए किया जाता है। इसमें अयस्क को महीन बारीक पीस लिया जाता है और जो चुंबकीय रोलर के मध्य बेल्ट कन्वेयर रहते हैं, पट्टा रहता है। जैसे आप देखते हैं ना, चक्की की मशीन रहती है ना, आटा चक्की मशीन में एक पट्टा लगा रहता है दो रोलर के बीच में, वैसे ही ये भी लगा रहता है। तो ये बताता है उस रोलर को हम चुंबकीय रोलर कहते हैं। उस पर बेल्ट कन्वेयर लगा रहता है और उस बेल्ट कन्वेयर में जब पीसे हुए अयस्क को डाला जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय होते हैं रोलर, इससे जितनी चुंबकीय जो कण होते हैं वो क्या होते हैं पता है? एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, उसके एक टब में एकत्रित हो जाते हैं और जो अचुंबकीय पदार्थ होती है वो सीधे गिर जाती है, और जो चुंबकीय पदार्थ है चुंबकीय रोलर के नीचे आकर गिरती है और ये दूसरे वाले टब में एकत्रित होती है, और अचुंबकीय पदार्थ है वो पहले वाले टब में आकर एकत्रित होती है। तो चुंबकीय पृथक्करण में बताएंगे, इसमें अयस्क को महीन बारीक पीस लिया जाता है और इसमें क्या है? चुंबकीय रोलर के ऊपर बेल्ट कन्वेयर लगाया जाता है और उस बेल्ट कन्वेयर पर पीसे हुए अयस्क को डाला जाता है। तो क्या होता है?
वह जिसमें चुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबकीय रोलर के नीचे आकर गिरती है, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो सीधे आकर गिरती है। इस प्रकार से चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का क्या हो जाता है, सांद्रण हो जाता है। सांद्रण मतलब शुद्धिकरण की एक विधि है, ठीक है। अब आ जाते हैं झाग प्लावन विधि। झाग प्लावन विधि के अंतर्गत हम चलेंगे। झाग प्लावन विधि किससे कहते हैं उसको जानिए, ठीक। तो झाग प्लावन विधि, इसमें एक टब में क्या किया जाता है, पानी और पाइन तेल का मिश्रण ले लिया जाता है, ठीक है। पानी और पाइन के तेल का मिश्रण लिया जाता है और अयस्क को महीन बारीक पीसकर डाल दिया जाता है उसी मिश्रण में, पानी और तेल के मिश्रण में। अब ऊपर से क्या किया जाता है, वायु प्रवाहित की जाती है जिससे वो खलबला जाता है, और जब खलबला जाता है ना तो क्या होता है, खलबलाने के कारण जो उसमें पानी और तेल के मिश्रण के जो बुलबुले रहते हैं ना, और इसमें जो अयस्क होता है वो हल्के होने के कारण उस बुलबुले के साथ क्रिया कर लेते हैं और वह सतह पर आकर ऊपर में एकत्रित हो जाते हैं। और ऊपर में आकर जब एकत्रित हो जाते हैं तो ये कंटिन्यूटी होते रहता है झाग, तो झाग बाहर निकलते हैं और क्या होता है, दूसरे पात्र में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। तो उस झाग में ही अयस्क सांद्रिक अयस्क क्या हो जाते हैं, एकत्रित होते हैं, और अशुद्धियां चूंकि हल्की भारी होने के कारण क्या होती है, तली पर बैठ जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से बाहर निकास करते हैं। ठीक है बेटा, झाग प्लावन विधि, इसमें पाइन और पानी के तेल के पाइन का तेल और पानी के मिश्रण को एक टब में लेकर बारीक अयस्क को पीसकर डाल दिया जाता है और ऊपर से वायु प्रवाहित की जाती है। जब ये वायु के बुलबुले बनते हैं पानी और तेल के मिश्रण से, तो चूंकि इसमें अयस्क हल्की होती है तो वो बुलबुले के साथ जाकर क्रिया कर लेती है और साथ में ऊपर में एकत्रित हो जाती है, और एक क्रिया निरंतर चलती है तो जिससे झाग बनते हैं और वहीं से निकलकर एकत्रित हो जाते हैं। और इसमें जो अशुद्धियां होती है भारी होने के कारण पानी में एकत्रित हो जाती है और झाग में सांद्रित अयस्क एकत्रित हो जाता है। झाग प्लावन विधि में मुख्यतः सल्फाइड के अयस्कों का ही सांद्रण किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारे सांद्रण की विधि जिसको मैंने आपको बताया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है धातु का निष्कर्षण। हमने क्या किया, धातु का सांद्रण पढ़ा था हमने, अब धातु के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कुछ क्रियाशील धातु है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनसे बने यौगिकों को अलग नहीं किया जा सकता, बहुत ही मुश्किल है। जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये धन आयन और ऋण आयनों में अपचयित हो जाते हैं और इसी घटना को कहते हैं विद्युत अपघटन। तो धातु के निष्कर्षण में क्या होती है, अपचयन की घटना होती है, अर्थात अपघटन की घटना होती है। शोधन के अंतर्गत अपघटन की घटना होती है कि उसमें जो ऋण आयन रूपी अशुद्धि है वो अलग हो जाती है, धातु शुद्ध हो जाते हैं। अब आ जाते हैं धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट के ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, पहला होता है भर्जन, भर्जन क्या होता है, और दूसरा होता है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, जब किसी सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं, कर दिए, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं, भर्जन कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं, जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसी भर्जित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसे ही रोस्टिंग या भर्जन कहते हैं। और इसी के प्रकार निस्तापन उसी के जैसे है, जब किसी सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, किससे, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस क्रियाविधि को हम निस्तापन कहते हैं।
ठीक है। अब इसके भर्जन के बारे में अगर इसे ही कहते हैं, जब धातुओं के सल्फाइड को का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये क्या प्राप्त होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। धातुओं के सल्फाइड से जब ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन से क्रिया किया तो धातु के ऑक्साइड और अशुद्धि रूपी ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जब कार्बोनेट, फिर क्या बोला इसका निष्कापन के अंतर्गत Zn धातुओं की क्या कार्बोनेट्स को जब हम गर्म करते हैं, ये भी गर्म ही हो रहा है, निम्न गलनांक पर धातुओं के कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं, ये जल का मतलब गर्म होता है, तो हमें ZnO प्लस CO2 अर्थात धातु के ऑक्साइड के साथ क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर बोलता है हमारा अगला पॉइंट, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। तो हमने क्या किया, अपचयन किया, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से क्रिया करके उसे गर्म किया जाता है ना, तो हम क्या प्राप्त होते हैं, शुद्ध कार्बन, और ये CO जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाता है। इस प्रकार से धातुओं में क्रिया होती है, किसके अंतर्गत, निष्कर्षण मैंने बताया, भर्जन मैंने बनाया निस्तापन। भर्जन क्या होता है, जब किसी सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में उस अयस्क के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। निस्तापन जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। उसके हमने एग्जाम्पल बताया। अब हमारा आता है धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन में क्या होता है, देख लेंगे। ये धातु, अशुद्ध धातु की एक क्षण रहती है जिस पर एक वृत्ताकार उष्मक है ना, ये दोनों ओर इस प्रकार ऐसे जाते रहता है, और चूंकि इसमें जो शुद्ध धातु होता है ना, इस अशुद्ध धातु के अंदर जो क्षण होता है उसमें जो शुद्ध धातु होता है वो पिघल पिघल कर क्या होता है, एक और एकत्रित होता है। जैसे नल में पानी चूता है तो कैसे आता है, इधर ऐसे चूता है और ऐसा आके टपकता है ना, उसी प्रकार से क्या होता है, इसमें जो अशुद्ध धातु होता है, ये का उष्मक को जब बाएं दाएं किया जाता है तो ये गर्म करता है क्षण को, और जैसे ही क्षण को गर्म करता है ना, तो उसमें जो शुद्ध धातु होता है वो पिघल कर एक और एकत्रित होता है और क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बताएंगे इसमें क्या करते हैं, धातुओं के शोधन के अंतर्गत ये क्या है, पहला है दो जोन शोधन विधि है, जोन शोधन विधि, जोन शोधन विधि। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा, एक अशुद्ध धातु की क्षण ली जाती है जिस पर एक वृत्ताकार उष्मक को दिया जाता है जो बाएं और दाएं आना जाना करता है। इसमें जो धातु है वो पिघलती है और धातु पिघल कर क्या करती है, एक और एकत्रित होती है, और ऐसे एक और एकत्रित होने वाली धातु को हम क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु कहते हैं और इसे हम प्राप्त करते हैं। ये धातु के शोधन की विधि है। अब चलेंगे हम रासायनिक विधि की तरफ। हमारी रासायनिक विधि क्या होती है, हमारे रासायनिक विधि के अंतर्गत धातुओं का विद्युत अपघटन होता है। इसमें क्या करते हैं, एक टब में हम क्या करते हैं, अम्लीय रूपी 10% कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया जाता है, और इसमें 2 कॉपर के अशुद्ध कॉपर का मोटा प्लेट और ये शुद्ध कॉपर का पतला प्लेट लिया जाता है। शुद्ध को माइनस से और अशुद्ध को क्या किया जाता है, प्लस, अर्थात एनोड कह दिया जाता है, एनोड, और ये क्या होता है कैथोड। माइनस का मतलब कैथोड चार्ज से जोड़कर बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। दिख रहा है बैटरी लगाया है मैंने आपको। तब क्या होता है, जो इसमें उपस्थित जो विलयन होते हैं ना, उनका विद्युत अपघटन होता है, और उसमें जो CuSO4 होते हैं, जो अशुद्ध रूपी जो अशुद्धियां होती है, जो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होने के कारण
वह अशुद्ध कॉपर की तरफ जाते हैं, और जो शुद्ध धनात्मक होने के कारण वो पतली छड़ के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे पंख के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, और वह मतलब शुद्ध कॉपर प्लेट के नीचे में जाकर एकत्रित हो जाते हैं, और उन्हें हम क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार की विधि में मुख्यतः कॉपर का जो धातु होता है उसका शोधन किया जाता है, जिससे 99.9% शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त होता है। तो ये था रासायनिक अपचयन की विधियां थी, शोधन की विधियां थी, जिसको हमने देखा समझा। आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छे से कॉपी में लिख भी सकते हैं। अब हमारा जो आज का अंतिम टॉपिक है वह कहलाता है क्या, जंग या संक्षारण। जंग के बारे में जानते हैं बच्चों। हम देखते हैं मुख्यतः लोहे पर जंग लग जाती है और वह उसका रंग बदल जाता है। जंग एक रासायनिक क्रिया है, याद रखिएगा है। वह कैसे होती है, जब नमी के संपर्क में आती है। तो बताएंगे जो क्या होते हैं, धातुएं, धातु मतलब बहुत सारे धातु सभी के लिए बोल सकते हैं ना। धातुएं जब क्या होती है, नमी वायुमंडल में उपस्थित क्या नमी और बहुत सारे कुछ गैसों के संपर्क में आती है, तो उनके प्रभाव के कारण अपने ऊपर एक आच्छादित मलिन परत बना लेती है, और इस मलिन परत को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण या जंग। जरूरी नहीं है लोहे पर ही दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे आपके घरों में जो धातु की बर्तनें होंगी वो भी बेटा एक प्रकार से रंग, सोने को भी देखना, सोने में भी हम उसको संक्षारण कहते हैं, उस भाषा में लोहे पर ही रहता है, जरूरी नहीं है। आप देखना धातु का कोई भी बर्तन खरीद के लाएंगे वो शुरू में बहुत चमकदार होता है, वो पैक्ड रहता है इसलिए, और जैसे ही वो वातावरण की क्रिया के साथ क्रिया करता है तो उसकी चमक धीरे धीरे क्या होती है, होते जाती है। बताएंगे किसी धातु या वायुमंडल में उपस्थित गैस एवं नमी के साथ क्रिया करता है तो एक आच्छादित परत बना लेते हैं, और इस आच्छादित परत को ही हम जंग कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण के बचाव के उपाय भी होते हैं। हम पेंट लगाकर कर सकते हैं, पेंट लगाते हैं ना दरवाजा में, अभी दिवाली आ रहा है तो लगाएंगे। फिर हम बताएंगे ग्रीस लगाकर कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर। तीसरा जस्तीकरण के साथ लगा सकते हैं, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये जस्तीकरण क्या होता है, आप देखेंगे ना जब बिजली के खंभे लगे रहते हैं नए नए, तो देखना व्हाइट व्हाइट कलर के रहते हैं बेटा, उसमें ना कॉपर की एक परत चला देता है, जस्ते की एक क्या, जिंक कहते हैं, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। उसमें जो संक्षारण को रोकने की बहुत क्षमता होती है, इससे हम उस लोहे में क्या नहीं लग सकता है, जंग नहीं लगे। इसलिए बहुत सारे धातुओं का क्या किया जाता है, वो धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है। इसे जस्तीकरण भी कहते हैं, लेकिन विद्युत लेपन में बहुत सारी धातु आ जाती है। विद्युत लेपन करके किया जा सकता है, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने धातुओं को आसानी से बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा इसमें एक ही टॉपिक बचा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप देखें, प्लीज वीडियो को रोज देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। आने वाले वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं कलीम आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।